गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है। आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया था, जो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक जितने भी यूपी टेट हुए हैं दोस्तों 2011 से लेकर 2016 तक, सभी क्वेश्चन को, सभी पेपर को यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराया जाएगा। आज का पेपर जो हम सब सॉल्व करेंगे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको अभी तक जितने यूपी टेट हुए हैं सभी को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, और यूपी टेट के जो नए स्टडी मटेरियल हैं उनको भी यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले दोस्तों इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि को कवर करेंगे, जो आपका सीडीपी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है पियाजे से है। करेंगे पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए। जैसा कि पियाजे जो है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, जो आपके पियाजे महोदय हैं। अब दोस्तों जो पियाजे थे, इनका मानना था जो बालक ज्ञान को अर्जित करता है वह सभी अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में वही रहेगा, शैशवावस्था में वही रहेगा, या फिर किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इनका मानना था कि जितनी अवस्थाएं होती सभी अवस्थाओं में बालक का ज्ञान भंडार अलग अलग होता है। इसीलिए इनके इस विकास को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो करेंगे जब मानव के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अगर इसको हम विस्तार पूर्वक और समझे तो जो मानव का शरीर होता है दो भागों में बांटा जाता है, दायां और बायां। जो मानव का शरीर है दो भागों में बांटा गया, दायां और बायां। और यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब मानव का शरीर एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे ही द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। इसे अगर एग्जाम्पल के जरिए से हम समझने का प्रयास करें, जैसे आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं, अगर यही लिखने का काम बाएं हाथ से करेंगे तो यही आपका द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा। करेंगे दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुलक, मध्यमान, या फिर मध्यांक, या फिर मानक विचलन। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बहुलक कहते हैं। अगर हम सब बहुलक को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे यही तात्पर्य है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसे ही बहुलक कहा जाता है। यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि प्राप्तांकों में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसे बहुलक कहते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको इसको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, या फिर कोहलर। अब क्रिया प्रसूत की बात करें तो यह क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। अब क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, जो है कि इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। और पावलोव हैं, अगर पावलोव की बात करें तो पावलोव को क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था।
पाला। और थार्नडाइक है, थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। फिर आपका है कोहलर, कोहलर जो है सूझ का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत जो है सूझ का सिद्धांत है, इन्होंने अपना प्रयोग बंदर पर किया था। ये आपके चारों हो गए, ये जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट में से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो आपके बंडूरा महोदय हैं वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। यह जो है सिद्धांत 1969 में दिए थे, अल्बर्ट बंडूरा 1969 में दिए थे। इसमें इनका यही मानना था कि जो बालक जो भी कुछ सीखता है वह एक दूसरे को देखकर ही सुनकर ही सीखता है। ऐसा किसका मानना था? अल्बर्ट बंडूरा का। और यह सिद्धांत कौन था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, जो मानसिक आयु है इसका प्रत्यय किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है बिन साइमन ने, या फिर स्टैंड ने, या फिर टर्मन ने, या फिर सिरिल बर्ट ने। जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था वो आपके साइमन महोदय ने दिया था। अब यहाँ पे जो बीने साइमन है दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों को एक समझिए। जो बीने हैं इन्होंने अपने जो उनका शिष्य था साइमन, इन्हीं के जरिए से ये दोनों मिलकर ही इसका जो है 1905 में इसका जो है प्रतिपादन किया था। और इस मतलब एक सहयोगी भी मान सकते हैं, तो बीने और वो साइमन जो है इनके सहयोगी थे। तो दोनों ने 1905 में मिलकर इसका उद्धार किया था। इनका यही मानना था कि जो आदमी जो इसका इनका प्रत्यय दिए थे इसके जरिए बच्चा मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, कि उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सके। और इनका जो सूत्र था वह इनका सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह जो है इनका सूत्र था। इसी सूत्र के जरिए से बालक को हम निकाल सकते हैं कि बालक जो है तीव्र बुद्धि का बालक है, कि मंद बुद्धि का बालक है, कि जड़ बुद्धि का बालक है। इसी से हम सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन है आपके पास तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर अभ्यास का नियम। यहाँ पर सीखने की बात हो रही है तो सीखने का नियम यहाँ पे आपका तत्परता का भी नियम सीखने से आएगा और प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का। इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नहीं पूछ रहा है तो नहीं के साथ चले जाएगा। नेगेटिव जो है इसमें आपका है तनाव का नियम। तनाव का नियम जो होता है सीखने से संबंधित नहीं है। अगर इसकी हम बात करें, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम जो है आपके थार्नडाइक महोदय ने अपने प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत में दिया है, लेकिन ये जो तनाव का नियम है यह इसमें नहीं है। अगला है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। जस्ट अभी हमने आपको ऊपर ही बताया पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, उसको आपको बताना है। बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, या फिर बंदर पर किया था, या फिर चूहे पर किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। ये जो अपना सिद्धांत दिए थे जो पावलोव हैं, इन्होंने जो है कुत्ते के लार टपकाने पर ही अपना सिद्धांत दिया था। यह अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत था इनका। और अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली पे जो है थार्नडाइक ने दिया था। और इसके बाद आपका बचता है चूहे पर। अगर चूहे की बात करें तो चूहे पर स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग किया था, और बंदर पे आपके किए थे कोहलर महोदय ने। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? यही होगा, इसमें टाइप गलत हो गया है। किसने किया था उसको आपको बताना है। थार्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था, पावलोव ने किया था, या फिर बुडवर्थ ने किया था। अब यहाँ पे सूझ की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर ही आपको बताया कोहलर द्वारा ही सूझ का सिद्धांत दिया गया था। और कोहलर अपना प्रयोग किस पे किए थे दोस्तों? कोहलर ने अपना प्रयोग बंदर पर किया था। इन्होंने इस सिद्धांत में यही कहा था कि जो आपका
अधिगम होता है, अधिगम जो है किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, वह अचानक आई सूझ के द्वारा होता है। इनका इस सिद्धांत में यही मानना था। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने के लिए करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, प्रेरणा है, संवेदना है, या फिर सीखना है, या फिर प्रत्यक्षीकरण है। इसमें आपका राइट आंसर होगा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो आपकी प्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। इसको जो कहा था दोस्तों, उसको जो है आपके यह गुण के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, या फिर स्मरण करने में कम ध्यान। अब विस्मृति की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, कम करने के उपाय कह रहे हैं तो पाठ की पुनरावृत्ति। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं विस्मृति कहते किसे हैं। सबसे बड़ी समझ कुछ बच्चों की ये होगी, विस्मृति कहते किसे हैं। इसमें कम करने का उपाय पूछ रहे हैं, हमने इसमें आपको आंसर बता दिया, पाठ की पुनरावृत्ति। अब यहाँ पे पाठ की पुनरावृत्ति मतलब अगर हम समझें तो पाठ को दोहराना, ज़्यादा मतलब दोहराते रहें वह होता है। अब हम विस्मृति को समझ लेते हैं। अगर विस्मृति की बात करें तो इसमें यही विस्मृति का मतलब हम सीधा सीधा अगर समझने का प्रयास करें तो इसका यही होता है कि जो बालक पहले से सीखा रहे, जो आपके भूतकाल में बच्चा सीखा रहे, वह अपने वर्तमान में लाने में असफल रहे या फिर भूल जाता रहे, उसे ही विस्मृति कहते हैं। बालक अपने भूतकाल में कुछ सीखा हुआ है, उसे वर्तमान में नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है, इसी हम विस्मृति कहेंगे। इसे दूर करने का उपाय, उसको हम याद करते रहें। यही आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोध व भय प्रकार है, किसका प्रकार है? अफ्रीडा का प्रकार है, संवेग का प्रकार है, कि परिकल्पना का प्रकार है, या फिर मूल प्रवृत्ति का प्रकार है। अब क्रोध है वह दोस्तों, अगर इसको हम देखें तो यह एक संवेग है। क्या है? यह एक संवेग है। क्रोध जो आपको लगता है और भय जो लगता है, यह आपका संवेग के अंतर्गत आता है। अगर हम सब संवेग की बात करें तो दोस्तों इसको जो है मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार से बताए हैं जो आपके संवेग हैं। संवेग मतलब जो अचानक हो जाए, जो आदमी, जैसे अगर हम इसको और समझने का प्रयास करें, जो आपका रक्तचाप है कभी कभी बहुत तेज से होने लगा, ऐसा लगता है कि बहुत तेज प्रभाव होने लगता है, यह सब आपके संवेग के अंतर्गत आते हैं। इसको ही मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार से बांटे हैं, संवेगों की व्याख्या की है। अगला आपका क्वेश्चन है, करें दूसरे व्यक्ति के व्यायाम व्यवहार की नकल है, क्या है? सीखना है, अनुकरण है, चिंतन है, या फिर कल्पना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो है दूसरे व्यक्ति के व्यायाम व्यवहार की नकल, यह आपका अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सब जो दूसरे व्यक्ति के व्यायाम व्यवहार को नकल करते हैं उसको अनुकरण कर, और जिसका हम अनुकरण करते हैं उसको हम दोस्तों मॉड्यूलस कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहे हैं यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे पूर्व ज्ञान की बात करें कि अगर आपकी जो पूर्व ज्ञान है वो नए चीज़ों को सीखने में आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, या फिर सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, या फिर प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, या फिर सीखना कहेंगे। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जब आपका पूर्व ज्ञान आपको सीख रहे हैं, उसमें आपका पूर्व ज्ञान मदद कर रहा है, आपने कोई चीज़ पहले से थोड़ा बहुत सीखा है, फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि वह जो आप सीखे हैं उसमें यूज हो रहा है, तो वही आपका पूर्व ज्ञान कहलाता है। और यह सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। यह नकारात्मक नहीं होगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण भी नहीं होगा, सीखना भी नहीं, इसमें सकारात्मक, वह आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं?
कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या फिर ध्यान कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मृति। अभी जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर जस्ट अभी चर्चा किए थे, विस्मृति कहते किसे हैं। विस्मृति उसे कहते हैं, यहाँ पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहे हैं सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं। कैसे कहते हैं? जिसे हम कोई चीज़ सीखे हुए हैं, भूतकाल में सीखे हैं, उसे हम प्रेजेंट में नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वर्तमान में हम नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी के सामने, इसे ही हम विस्मृति कहते हैं। वही जो आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने। जो हम पुरानी बात सीखे हैं उसे याद करने या फिर पुनः याद करने में असफलता हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कल्पना तो कहेंगे नहीं, स्मृति भी कि नहीं कि स्मृति मतलब जो याद कर लेंगे, इसमें हम विस्मृति कहेंगे। विस्मृति का मतलब यही होता है कि हम पुरानी चीज़ों को नहीं याद कर पाएँ, नहीं समझ पाएँ। अगला आपका है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, करें टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। किसे माना जाता है? मंद बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या फिर आपका आएगा श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो आपका 90 से 100 सामान्य बुद्धि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है यही आपका मंद बुद्धि पूछ लेगा, और वो सामान्य बुद्धि ज़्यादा पूछता है जो आपकी 90 से 100 है, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि पूछ लेता है जो आपका 130 से अधिक होता है, वह आपका प्रतिभाशाली बुद्धि में आते हैं। यही सब मतलब अब होते तो आपके जो टर्मन ने हैं, वो टर्मन जितने प्रकार को वर्गीकरण किया है, अगर हम बात करें तो इन्होंने 70 से जो टर्मन के हिसाब से है, सभी ने अलग अलग प्रकार से बताया है। टर्मन ने जो है 70 से कम को जड़ बुद्धि के अंतर्गत रखा है, 70 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि में रखा है, फिर 81 से 90 के बीच में आपका मंद बुद्धि के बीच में रखा है, और जो है आपका 91 से 110 के बीच में, ये जो 100 के में ही आएगा, वह आपको समान बुद्धि में रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसे समान बुद्धि से आता है। और आपका 111 से लेकर 120 तक ये है तीव्र बुद्धि के अंतर्गत रहते हैं, और 121 से लेकर 130 तक प्रखर बुद्धि के अंतर्गत टर्मन ने रखा है। फिर 130 से जो अधिक होते हैं वो आपके प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? उसको आपको बताना है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, या फिर मूल्यों का विकास, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरों का मनोविज्ञान। देखिए यहाँ पे जो किशोर लिखा है, यहाँ पे किशोरावस्था होना चाहिए, किशोरावस्था का मनोविज्ञान, क्योंकि हाल का जो सिद्धांत है वो किशोरावस्था का मनोविज्ञान है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसमें आपका राइट आंसर डी होगा। इसको आप समझिए, जो आपका किशोरा अवस्था का विकास है वही आपका हाल का सिद्धांत ने इन्हीं की व्याख्या की थी। अब जो आपके ईस्टर्न हॉल महोदय थे, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक थी एडोलेसेंस, इसमें जो है इसकी व्याख्या किशोरावस्था के विकास के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या की थी। किसके? आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या की थी। किस पुस्तक में? वो पुस्तक का नाम एडोलेसेंस था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें इसमें बताया था कि जो आप बालक के अंतर्गत किशोरावस्था में जो विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जो परिवर्तन आते हैं वह आकस्मिक आते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स रहे, वह आकस्मिक परिवर्तन आते हैं। यह इसी पुस्तक में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन है कमेनियस, हॉल, या फिर हॉलिंगवर्थ, या फिर फ्रायड ने। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड ने जो है मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में मनोलैंगिक को महत्व दिया था। इनका जो सिद्धांत है इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया था। जैसे इसमें पहला था इनका
मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और ज्ञानेंद्रीय अवस्था, यह जो है सिगमंड फ्रायड के अवस्थाएं बांटी गई थी। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ऑप्शन है वुंड ने, सिगमंड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने। अब इसमें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो इसको जो है आपके विलियम वुंड ने जो है स्थापित किया था। अगर जब भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रथम जो प्रयोगशाला स्थापना की थी वह आपके विलियम वुंड महोदय ने किया था। इनको ही जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इनको ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और इन्होंने जो स्थापना की थी यह जो है 1879 में की थी, 1879 में। और इसकी जो स्थापना की थी वह जो है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है फ्रांज ब्रुनटानो ने, मैक्स वथमीर ने या फिर एडगर रूबिन ने या फिर कर्ट लेविन ने। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वथीमर ने। इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अकेले ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी, इनके साथ जो है 4 लोग और थे। अगर उनकी हम बात करें तो जो है इनको लेकर 4 लोग थे, इनके अलावा नहीं, इनको लेकर 4 लोग थे। इसमें जैसे आपके हो गए आपके मैक्स वथीमर हो ही गए हैं, इसके बाद वोल्फगांग कोहलर महोदय थे और आपके कुर्ट कोफका थे तथा कुर्ट लेविन ने। यही 4 लोगों ने मिलकर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। अगला आपका है अगला क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अधिगम से, अफ्रीडा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति से, क्योंकि जो संघनन सिद्धांत है यह जो है आपका स्मृति से ही संबंधित है। अब अगर इस सिद्धांत की हम सब बात करें तो संघनन सिद्धांत यह जो है मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्या करता है, क्योंकि आदमी का जो मस्तिष्क होता है इसमें असंख्य सूचनाएं भरी होती हैं। जो आदमी का मस्तिष्क होता है उसमें असंख्य सूचनाएं भरी होती हैं, किस सूचना को कहाँ उपयोग करना हो इसका निर्णय लेना रहता है। इसीलिए आपका यह सिद्धांत में इसी का स्मृति से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन है व्यवहारवादों का, संरचनावादों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? यह गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। अभी हमने जस्ट ऊपर दोस्तों चर्चा किया था गेस्टाल्टवादियों। अगर गेस्टाल्टवादियों को इसकी आधारशिला की बात करें तो इसके 4 जर्मन वैज्ञानिक ने आधारशिला रखा था गेस्टाल्टवाद का। इसमें आपके आते हैं मैक्स वर्थीमर थे, वोल्फगैंग कोहलर थे, कुर्ट कोफका थे और कुर्ट लेविन ने। इन्हीं चार लोगों ने मिलकर ये जो जर्मनी के थे इन्होंने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व का, रुचि का, बुद्धि का या फिर अभिक्षमता का। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो बैटरी का प्रयोग होता है वह बुद्धि का मापने में प्रयोग किया जाता है। जो बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? भाटिया द्वारा।
यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा कैसा बुद्धि परीक्षण था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया? ऑप्शन है हल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया, फिर वाटसन ने किया। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया? वो आपके स्किनर महोदय ने किया था। अगर इसको हम समझने का अगर प्रयास करें तो इसको हम वही कहेंगे, इसे किसी योजना के अनुसार शिक्षण अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। जैसे हम कोई योजना बना लें कि हाँ ये योजना बना ले, उसी के अनुसार शिक्षण अधिगम की क्रिया को साकार करना। हम जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई योजना बना लेते हैं कि हमको बच्चों को जाके क्लास में ऐसे प्रेजेंट करना हो, इसी को एक मूर्त रूप देना आपका यही जो है यही कहलाता है कि अभिक्रमायोजित अधिगम। इसको जो है स्किनर महोदय ने किया, इसका प्रत्यय किया था। अगला क्वेश्चन आपका, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधिगम कहते हैं, अफ्रीडा कहते हैं, या फिर अवृत्ति कहते हैं, या फिर अभिक्षमता कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारिक क्षमताओं का सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं दोस्तों। जो कि आपका अधिगम दोस्तों होता है, अधिगम ही जान जैसे सीखना। अधिगम का अगर हम मतलब समझे थे, अधिगम का अर्थ ही होता है कि सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत या अभ्यास फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। अधिगम के द्वारा दोस्तों हम सब अस्थायी परिवर्तन, जो अधिगम के द्वारा बच्चा सीखता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान आपका है वह किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है आपके पास प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। संज्ञान जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। जो आपके गिलफोर्ड थे, जेपी गिलफोर्ड, और उनके सहयोगी ने इसे जो बुद्धि का जो है त्रिवियामी प्रारूप प्रस्तुत किया था। कौन सा त्रिवियामी प्रारूप प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कितने परिप्रेक्ष्य में दोस्तों? 3 परिप्रेक्ष्य में। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। और जो इसमें पहला था सामग्री, सक्रिय, और जिसमें तीसरा था उत्पाद। यही 3 प्रकार के अनुसार ये देखा जा सकता था इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष का सुधीर है और उसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब इसको हम सूत्र के जरिए, जैसे जस्ट अभी आपको हमने ऊपर आपको बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु उसकी कितनी है? इसमें कह रहे हैं कि 8 वर्ष का सुधीर है। वास्तविकता कितनी है उसकी? 8 वर्ष है, और मानसिक आयु 10 वर्ष है। कितना है? 10 है। इसको हम लिख लेंगे 10 और 8, इसको लिख लेंगे। फिर आपको हमने बताया था गुणे 100, इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर मतलब वही होता है इसे हम काटेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका टोटल आएगा 125। अब 125 आपको समझना है कि किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। जैसे यहाँ पे 125 पूछ लिया तो सही है, आपने सॉल्व किया। सिंपल से बहुत सरल एक क्वेश्चन जब भी आता है आपको एकदम 6 नंबर देके जाता है। सिंपल सा सूत्र लगाना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसमें आप भाग दे दिए, आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है जो आपकी मानसिक आयु 125 जो है आपका, वह कौन सी बुद्धि आएगा? जड़ बुद्धि आएगा, मंद बुद्धि आएगा, या फिर यह ऑप्शन ना देकर वह सीधा दे देता कि कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दे दिया प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि।
तो 125 जो होता है दोस्तों 121 से लेकर 130 तक वो आपका प्रखर बुद्धि में आएगा। तो ऑप्शन आपके इसमें ए सही हो जाता है, ये प्रखर बुद्धि। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। अगला क्वेश्चन है, करें संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जो आपका संवेगात्मक अनुभव है वह व्यवहार पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत यह मानता है? जेम्स लैक का सिद्धांत, हाइपोटोलेसिक सिद्धांत, या फिर सक्रियता सिद्धांत, या फिर अल्फ्रेडा सिद्धांत। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैक सिद्धांत। इनका मानना यही था दोस्तों, जैसे संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगर यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई बालक है, वह मान लो भालू देख लिया, वह नहीं डरा, वह है कोई चीज़ भालू देख ले, बाघ देख ले, शेर देख ले, कुछ भी देख ले, वह नहीं डरा। यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कि उसे न पता ही नहीं है, उसे अनुभूति ही नहीं है, डर की अनुभूति ही नहीं है कि हाँ डर क्या है। जब उसकी अनुभूति ही नहीं तो डरेगा ही नहीं। यहाँ पे यही जो है, अतः यही होता है संवेगात्मक अनुभूत संवेगात्मक व्यवहार, जिसे जो है कि आपके जेम्स लैक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वंद्व कहलाते हैं, कुंठा कहलाते हैं, चिंता कहलाते हैं, या फिर तनाव कहलाते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट, आपकी कोई इच्छा है, आवश्यकता है, उसमें जो बाधा डालें उसे हम क्या कहेंगे? कुंठा कहेंगे, चिंता कहेंगे, तनाव कहेंगे। इसी के आप सिंपल से थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। द्वंद्व कहेंगे नहीं, द्वंद्वता थोड़ी चल रही है कि चिंता भी नहीं, कल्पना में थोड़ी आप जा रहे हैं कि कल्पना में। तनाव भी, तनाव का मतलब ये नहीं कि रुकावट हो जाए, कोई चीज़ आपको तनाव है तो वो रुकावट थोड़ी डाल रहा है। लेकिन कुंठा जो आपका होता है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाले संवेग का कहेंगे? कुंठा कहेंगे। जो है कुंठा, जो आपके मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं, उसी में यह भी है आपका, ये भी आएगा। कुंठा जो है उसी में है। हमें भी एक दिन इसको अच्छे से आपको समझा देंगे। जो आपके 14 संवेग हैं जो मैकडूगल महोदय ने दिया है, इसको हम अच्छे से आपको कवर करा देंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलरबर्ग से है। कोहलरबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर शारीरिक विकास। जो आपके कोहलरबर्ग है दोस्तों, इनका जो कि सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत है। क्या दोस्तों है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कोहलर ने है जो अपना सिद्धांत बंदर पर किया था। किस पे किया था? बंदर पर प्रयोग किया था। और इनका जैसे इनका मानना था, जो संज्ञानात्मक विकास आपका है, आपका संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास के समांतर नहीं चलता है, नहीं सॉरी समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। उसके लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि हाँ दोनों समांतर ही चलेगा, ऐसा कोई आवश्यक शर्त नहीं है। इनका जो है कोहलर का सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत था। आज हमने दोस्तों इसमें कवर किया आपका CDP बाल विकास, जो कि आपका पेपर यह है 19 दिसंबर को पूछा गया था। अब हम सब अगले में फिर इसी 2016 का ही क्वेश्चन आपका EVS हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को इसमें अगले वीडियो में कवर करा देंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।